हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। जैसा कि आज का हमारा चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम उसके कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पहले क्लास में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा है, जिसका नाम था प्रकाश का परिवर्तन। हमने उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था तथा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ हमने मैथ का चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 8 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है। हमने उसके सभी प्रश्नों को हल किया है। हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए हैं और उसके इम्पोर्टेंट सूत्र भी बताए हैं, जिसको आप याद करके के बुक को बना सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 8.4 का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8 के सभी चैप्टर का सोल्यूशन किया है। एक्सरसाइज 8.1, 2, 3, 4 सभी प्रकार के चैप्टर का सोल्यूशन किया है। आगे भी ऑल सब्जेक्ट का लेकर और मैथ के सभी चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैथ के किसी भी चैप्टर से परेशानी हो रही है, अगर आपको कोई भी चैप्टर बनाना नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ हम 10th क्लास के मैथ के सभी चैप्टर को, सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि नाम था हमारे चैप्टर का, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज के क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन को बारीकी से पढ़ेंगे, इसके सभी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, जिससे अगर आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन दे दे या कहीं से भी ऑब्जेक्टिव दे दे तो आपको उसको सही करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। इसके लिए इम्पोर्टेंट है सभी टॉपिक को अच्छे से समझना। अगर क्वेश्चन घुमा भी देता है तो अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तभी तो जो हमारे चैप्टर का नाम है उसे सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो उसके बाकी टॉपिक को भी पढ़ पाएंगे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको आपको एग्जाम में भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सभी टॉपिक को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी, सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपवर्तन क्या है। जैसा कि हमने परिवर्तन में पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि हमारा पृष्ठ हो गया, ये हमारा कलय किया हुआ भाग हो गया, तो प्रकाश की किरण आई, परिवर्तित करके इस दिशा में क्या हो गई, चली गई। तो ये तो हो गया हमारा परिवर्तन। पर अपवर्तन में देखिए क्या होता है, अपवर्तन में प्रकाश की किरण इसको पार कर जाती है, परंतु इस चीज़ को पार कर जाती है, परंतु वो क्या होती है, मुड़ जाती है, किसी दिशा में मुड़ जाती है। उसमें ये कलय किया हुआ भाग नहीं रहता है, बस उसमें एक समतल रहता है और जैसे प्रकाश किरण आती है या तो वो इधर मुड़ जाती है या तो यह इधर मुड़ जाती है। अपवर्तन में बस हम इतना जानना होता है, जैसे कि परिवर्तन में होता है कि नियम का पालन करते हुए क्या होता है, निकल जाता है, परंतु अपवर्तन में क्या होता है, उस जो हमारे माध्यम है, जो माध्यम है उसमें से क्या होता है, पार कर जाता है। परंतु परिवर्तन में क्या था, उसमें पार नहीं कर रहा था। अपवर्तन में क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा, परंतु क्या हो गया, एक दिशा में मुड़ जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे आ रहा था ना, ऐसे मान लीजिए कि समतल हो गया, ऐसे आ रहा है तो सीधे ऐसे नहीं निकलेगा, या तो यह ऐसे आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि मुड़ जाता है, पूर्ण रूप से यह पार नहीं करता है। तो अपवर्तन में कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए डिफिनेशन के थ्रू भी समझते हैं। तो जैसा कि हमारा डिफिनेशन दे रखा है, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, मान लीजिए कि ये हमारा कोई तल हो गया, ये कोई माध्यम है और ये कोई माध्यम है। मान लीजिए कि ये हमारा हवा एक माध्यम हो गया, ये हमारा जल एक माध्यम हो गया। तो जो हवा भी क्या है, हमारा पारदर्शी है, क्योंकि उसमें प्रकाश क्या होता है, पार कर जाता है। हमने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था, पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और पारदर्शी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दे रखी है। यहाँ पर आप बस आपको इतना बताने की जरूरत होती है कि इतना बताने की जरूरत है कि आप पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश हमारा पार कर जाता है। ये तो आपको पता भी होगा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसमें आपको नहीं पता होगा, आप जाकर पढ़ लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाए कि पारदर्शी माध्यम होता क्या है। तो क्या बोल रहे हैं, एक पारदर्शी माध्यम, मान जाए कि हमारा पहला पारदर्शी माध्यम क्या हो गया, हवा हो गया, से दूसरे पारदर्शी माध्यम, दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या हो गया, जल हो गया, में जाने पर जो प्रकाश की किरण होती है, एक पारदर्शी माध्यम से आया और दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा है, तो जाने में क्या होता है, जाने के अंतराल में क्या हो जाता है, उसकी दिशा में परिवर्तन, अर्थात अपने पथ से मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई प्रकाश हमारा ऐसे आ रहा है तो क्या होता है, इसी रास्ते ले जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो ये जो मुड़ने की क्रिया होती है उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार और समझ लेते हैं। एक पारदर्शी माध्यम है, हमने कोई भी पारदर्शी माध्यम ले लिया, बस उसमें क्या होना चाहिए, प्रकाश हमारा पार कर जाना चाहिए।
दूसरे पारदर्शी माध्यम हो गया। परंतु क्या होता है, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से आता है और वो जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उसकी दिशा में क्या होता है, थोड़ा चेंज आता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि यह परिवर्तन क्यों होता है, आगे आपको यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उसमें जो परिवर्तन आता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी कि प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। आगे चल के हम दैनिक जीवन में भी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि हम दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन को कैसे देख पाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता है तो क्या होता है, उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है और वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, ना कि वो स्ट्रेट निकल जाता है। ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही चला ही नहीं जाएगा, बस ऐसे आ रहा है तो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो जो मुड़ता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपको प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फिगर बनाई। ये क्या हो गया, ये हमारा एक प्लेन तल हो गया, ये एक माध्यम हो गया। मान लीजिए कि ये हमारे विरल है, ये हमारा सघन है। विरल कैसे, विरल देखिए उस माध्यम को कहते हैं जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। जैसे हमने हवा को लिया था, हवा में क्या होता है, ज़्यादा अंतराल होता है। सघन मीन्स क्या होता है, जिसमें कम अंतराल हो। जैसे कि जल, हवा में कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हवा में आप प्रकाश को पार कीजिएगा तुरंत पार हो जाता है, परंतु आप जल में से पार कीजिएगा, हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा अपेक्षा सघन है। ऐसे आप ईंट में से ही पार कर लीजिए, ईंट में से आप प्रकाश को पार कीजिए, ईंट में से तो बिल्कुल पार नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह क्या होता है, सघन माध्यम होता है। मतलब कि विरल क्या, विरल मीन्स हवा या ऐसा कुछ जिसमें कम डिस्टेंस होता है प्रकाश के लिए, और सघन मीन्स विरल में ज़्यादा डिस्टेंस होता है प्रकाश को पार करने में, और सघन में कम डिस्टेंस होता है। बस इतना ही। ये क्या हो गया, हमारा आपतित किरण हो गया। क्योंकि हम जानते हैं आपतित किरण तो इसमें से पार हो जाएगा, तो ये तो हमारा अपवर्तित। उसमें परिवर्तन भी क्या था, परिवर्तित किरण, क्योंकि वह परिवर्तित होकर जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अपवर्तित होकर जाता है, इसमें यह हो गया अपवर्तित किरण, की बार अपवर्तित किरण हो गया। ये हमारा सतह हो गया। इसके बीच जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, जिसे हम अविलंब भी बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये हो गया हमारा आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच कहते हैं अपवर्तन कोण, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण। उसमें हमने क्या पढ़ा था, परिवर्तित किरण और अविलंब। इसमें परिवर्तित किरण न देकर अपवर्तित किरण दिया है, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, अपवर्तन कोण बन जाएगा। आगे चलकर इस फिगर के सभी टॉपिक के व्याख्या हम करेंगे। अभी बस हमने डिफिनेशन के लिए आपको बताया था, तो हमने थोड़ा सा आपको फिगर में भी समझा दिया कि किस प्रकार प्रकाश की किरण आती है और मुड़ती है। अब यहाँ सीधे सीधे देखेंगे, पी क्यू क्या है, इस दिशा में आ रहा है, इसको कहाँ से आना चाहिए, इसको आप सीधे बढ़ाइए तो इसको देखिए यहाँ जाना चाहिए, परंतु ये क्या हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया है, थोड़ा सा मुड़ कर ये ऐसे हो गया है। तो ये जो मुड़ता है ना, देखिए इसको यहाँ जाना चाहिए था, परंतु ये मुड़ कर ऐसे आ गया। तो इसी मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, इसी मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे के टॉपिक को भी समझते हैं। तो आगे का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। अभी जैसा कि हम विरल माध्यम और सघन माध्यम की चर्चा कर रहे थे, तो अब चलिए उसके डिफिनेशन के थ्रू भी आपको अच्छे से समझाते हैं। तो जैसा कि इसका डिफिनेशन है, यदि किसी माध्यम ए में प्रकाश का वेग माध्यम बी की अपेक्षा अधिक हो तो माध्यम ए को माध्यम बी की अपेक्षा विरल माध्यम कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई हमारा माध्यम है, दो माध्यम है, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा। हमने दोनों में हमने क्या करा, प्रकाश के वेग को पार किया। तो हमने देखा कि किस माध्यम में प्रकाश जल्दी से पार हो रहा है और किस माध्यम में धीमे से। हमने यह पाया कि ए माध्यम में जो था, हमने माध्यम का नाम रखा, अभी हमने नहीं पता है कि वो माध्यम हवा है, कांच है, क्या है, जल है, वो हमें नहीं पता है। बस हमने जानते हैं कि हमने उसका नाम ए और बी रखा है। ठीक, मान जाइए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि माध्यम ए में क्या है, प्रकाश का वेग अधिक है, क्योंकि उसमें प्रकाश क्या हो गया, जल्दी से पार कर गया। और माध्यम बी में क्या हो गया, माध्यम बी में प्रकाश को पार करने में थोड़ा समय लगा, ए की अपेक्षा थोड़ा समय लगा। तो माध्यम ए क्या हो गया, हमारा माध्यम ए हो गया विरल माध्यम। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें प्रकाश क्या हो गया, आसानी से तेज वेग से पार कर गया, अधिक मात्रा में पार किया, तो हो गया हमारा विरल माध्यम। और जिसमें कम मात्रा में पार किया वो हो गया हमारा सघन माध्यम। जैसे कि हो गया हवा है, जैसा कि आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, चल सकते हैं हम एग्जाम्पल में। जैसे हो गया हवा, पानी और कांच की अपेक्षा क्या है, विरल माध्यम है, क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है, इन दोनों से अधिक होता है। अगर हम हवा और पानी और कांच की तुलना करें
हवा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि हवा में क्या होता है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। अगर आप हवा का छोड़ दीजिए, पानी और कांच की तुलना कीजिए, तो पानी और कांच में आप तुलना करेंगे तब क्या देखेंगे, जल कांच की अपेक्षा क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, क्योंकि जल में क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग बहुत ही तीव्रता से अधिक मात्रा में पार करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, पानी में प्रकाश का वेग हमारा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी हवा में क्या होता है, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में अगर हम लें तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, क्योंकि हवा में होता है, हम जानते हैं हवा में होता है, सॉरी निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हवा में क्या होता है, हवा में होता है हमारा 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह क्या होता है, निर्वात के लगभग बराबर होते हैं। तो हवा को भी हम क्या कर लेते हैं, 3 × 10⁸ ही मान लेते हैं। तो जैसा कि आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे प्रकाश का वेग होता है निर्वात में, उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा भी हमारा 2.99 होता है, हम उसे निर्वात की तरह ही मानते हैं, लगभग वो निर्वात में ही हम उसकी तुलना करते हैं। तो जो कि हम जानते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, यानी कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गमन करता है। और पानी में क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं कि 3 से क्या 2 और कम हो गया, 2.25 हो गया। और जल कांच में क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो उससे भी कम हो गया। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अगर जिसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा हो गया वो तो विरल हो गया। ऐसा आप बोलचाल की भाषा में याद कर सकते हैं कि जिसमें प्रकाश का वेग अधिक हो गया वो हो गया विरल, और जिसमें प्रकाश का वेग कम हो गया वो हो गया सघन। आई होप आपको विरल माध्यम समझ में आ गया होगा। अब कल चलते हैं सघन माध्यम की ओर। तो अब जान लेते हैं कि सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो यदि किसी माध्यम ए में प्रकाश का वेग माध्यम बी की अपेक्षा अधिक हो, उसमें क्या हो, अधिक हो, तो माध्यम बी को माध्यम ए की अपेक्षा सघन माध्यम कहते हैं। क्या बोला है, यदि माध्यम ए में प्रकाश का वेग माध्यम बी की अपेक्षा अधिक हो, ए में अधिक होगा तो बी में क्या होगा, कम होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा वो विरल, और जिसमें कम होगा वो हो जाएगा सघन। तो बी ए क्या है, बी की अपेक्षा अधिक है, तो बी क्या है, ऑटोमेटिक बी कम हो जाएगा हमारा। अगर एक्स वाई की तुलना करें, एक्स बड़ा है तो वाई क्या होगा, छोटा हो जाएगा। दोनों की तुलना करेंगे तो एक्स बड़ा है तो वाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ए में हमारा अधिक है तो बी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है वो होता है हमारा सघन माध्यम। बी में क्या है, हमारा वेग कम है प्रकाश का, तो बी हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। इसमें हमने 2 माध्यम लिए हैं तो हमने 2 माध्यम की तुलना किया है। जैसे में आप देख सकते हैं, कांच हवा और पानी की अपेक्षा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। उसमें क्या था, हवा क्या था, पानी और कांच की अपेक्षा विरल माध्यम था, क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग अधिक था और कांच क्या था, सबसे कम था। तो इसमें क्या हो गया, सघन की ओर जब हम जाएंगे तो कांच हमारा क्या हो जाएगा, हवा और पानी की अपेक्षा सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि कांच में प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पार करता है। अगर हम कांच को हटा दें और हवा और पानी की तुलना करें तो पानी क्या हो जाएगा, हवा की अपेक्षा सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी में प्रकाश क्या हो गया, कम मात्रा में पार किया, इसलिए पानी क्या हो गया, हमारा सघन माध्यम। तो आप ऐसे आमतौर पे याद कर सकते हैं कि जिसमें प्रकाश वेग अधिक मात्रा में पार कर रहा है, जिसमें उसका वेग अधिक है, गति ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, वो क्या हो गया, विरल, और जो कम वेग से गति कर रहा है वो हो गया सघन। बस इतना ही आपको याद रखना है। ऐसे आप प्रकाश के वेग को याद कर भी सघन और विरल समझ सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, पानी में कितना होता है, तो हम कैसे जान पाएंगे। कि हम प्रैक्टिकल करने थोड़ी जाएंगे प्रकाश के वेग को पार करें। प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली भी प्रूफ किया गया है, परंतु सूत्र के द्वारा भी प्रैक्टिकली प्रूफ करके ही सूत्र निकाला गया है कि सूत्र के अनुसार हमने पाया कि जिसमें सूत्र के अनुसार वेग ज़्यादा है वो हमारा विरल है, और जिसमें वेग कम है वो हमारा सघन है। तो आई होप आपको विरल और सघन माध्यम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न नोट में मैं आपको लिखा दूँ, मैं आपको नोट भी देते जाऊंगी। नोट में जहाँ कहीं भी आपको नोट दिखे आप उसको गौर से देखिए, कि गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही नोट से आप में तो क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला नोट हो गया हमारा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो विलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सेकंड में हो गया सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, यानी कि वो अविलंब से दूर भागती है। और जैसा कि पहला में था, विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। आइए अब हम फिगर के द्वारा भी इसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारा एक सतह हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से प्रकाश आया, ये हो गया हमारा विलंब,
लम्ब रूप में अभिलम्ब हो गया। तो विरल माध्यम से हमारा प्रकाश आया तो ये हो गया अभिलम्ब। तो उसे क्या जान चाहिए, वो तो सीधे जाएगा, तो ये डॉट लाइन को फॉलो करते हुए चला जाएगा, सीधे जाएगा तो, परंतु वो डॉट लाइन की तरफ नहीं जाता है, वो क्या होता है अभिलम्ब की ओर झुक जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए सघन ऐसा इसलिए होता है कि वो सघन माध्यम में प्रकाश क्या फैला हुआ है, फैला रहता है, परंतु वो विरल माध्यम में क्या होता है प्रकाश फैला हुआ रहता है। परंतु वो जैसे ही सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है स्लो हो जाता है, वो मुड़ने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के दौरान क्या होता है वो अभिलम्ब की ओर झुक जाता है। और दूसरा में क्या था हमारा, दूसरा में था हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलम्ब से क्या हो जाएगा दूर हट जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश हमारे इस साइड आ रहा है, परंतु इसे हम डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो यह इस डॉट लाइन को फॉलो करेगा, परंतु यह इस डॉट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। वो क्या हो रहा है, इस अभिलम्ब से इसकी दूरी इतनी होनी चाहिए, परंतु इसकी दूरी क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है। इसमें क्या था, इसकी दूरी हमारी इतनी ही होनी थी, परंतु इसमें क्या हो रहा है घट रहा है, और इसमें हमारा छोटा दूरी होना चाहिए था परंतु इसमें बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चूँकि हम जानते हैं कि सघन माध्यम में क्या होता है प्रकाश को पार करने में थोड़ा वो सिकुड़े मतलब क्या होता है सिकुड़ जाता है, मतलब थोड़ी मात्रा में उसमें से गमन करता है, वो जैसे तैसे सघन माध्यम को पार करता है, परंतु जैसे ही वो विरल माध्यम में जाता है वो अधिक मात्रा में फैलने लगता है, जिस कारण क्या होता है वो अविलंब से दूर हट जाता है। तो ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आए हुए प्रश्न है कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है। ऑप्शन में दे देगा विलम्ब क्यों झुक जाता है, विलम्ब से दूर चल जाता है, इनमें से कोई नहीं ऐसा कुछ दे देगा। अगर आपको पता रहेगा तो आपको बताने में आसानी होगी, इसलिए मैंने आपको ये दोनों नोट्स के रूप में लिखवा दिए ताकि आप इसे नोट्स के रूप में अच्छे से समझ लें। तो आई होप आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन की हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। पहले तो हमने प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं उसे समझ लिया, इस फिगर को हमने समझ लिया। अब जब इस फिगर में क्या है हमारा आपतित किरण है, अविलंब है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, तो इसे तो हमने पढ़ लिया। अपवर्तित किरण ये सब आपतन कोड है, इन सभी को अच्छे से डीप तरीके से इन सभी को परिभाषा के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम इन सभी के बारी बारी से सभी का डिफिनेशन जानते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको क्या करना है फिगर बना लेना है। फिगर में बस ऐसा ही फिगर बना लेना है, इसमें सभी चीज़ों को क्या करना है डिनोट कर देना है। ऐसे फिगर अविलंब ये सब सभी चीज़ों को डिनोट कर देना है, फिर बारी बारी से इन सबको डिफाइन कर देना है। तो उस प्रकार हम प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सभी टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है आपतित किरण किसे कहते हैं। हमने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन में एक आपतित किरण होती है, आपतित किरण आएगा तभी तो वो अपवर्तित होगा। तो देखिए दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यम को अलग करने वाली का मतलब क्या हो गया, जैसा कि हमने बताया कि दो हमें माध्यम लेना है, एक सघन एक विरल, या तो हवा जल कुछ भी ले लीजिए, दोनों में से एक या तो एक सघन लेना है एक विरल हमें लेना है। इसके द्वारा हम विरल एक सघन ही लेते हैं, हमेशा विरल ही लेते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि अभिलम्ब की ओर मुड़ रहा है या अभिलम्ब से दूर जा रहा है। तो वो क्या करते हैं आपतित किरण क्या होता है इन दोनों माध्यमों को क्या करता है अलग करता है। देखिए कैसे, जैसा कि हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया हवा विरल, ये हो गया हमारा जल सरल सघन। तो एक प्रकाश किरण है तो इन दोनों क्या किया अलग कर दिया, क्योंकि अगर ये हमारा आपतित सतह ही होता है ना, इस पर जो हमारा आप किरण पड़ता है, देखिए जैसे दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, ये दो हमारे माध्यम हो गया, ये हमारा सतह हो गया। इस सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं हम आपतित किरण कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से आपतित किरण समझ में आ गया होगा। दो माध्यम, हमारे दो माध्यम में एक विरल है एक सघन है, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह, जैसा कि हमने पहले से पढ़ा सतह, ये हमारा सतह है, और इस पर जो प्रकाश पड़ता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अगर हम बात करें चित्र में, तो चित्र में आप देख सकते हैं एक्स वाई क्या है दो पारदर्शी माध्यम, जैसे विरल माध्यम और सघन माध्यम। पारदर्शी माध्यम में हमें क्या लेना है एक विरल लेना है और एक सघन लेना है। तो अलग करने वाली सतह है, एक्स वाई क्या हो गया हमारा सतह हो गया, पी क्यू क्या हो गया आपतित किरण है। चलिए फिगर में भी देख लेते हैं। फिगर में क्या था एक्स वाई हमारा सतह हो गया, यह क्या कर रहा है दो माध्यमों को अलग कर रहा है। आप देख सकते हैं विरल माध्यम ऊपर की ओर है और सघन माध्यम नीचे की ओर, ना कि ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो ये दोनों क्या किया अलग किया। और पी क्यू हमारा आपतित किरण है, आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है आपतित हो रहा है, ये सतह पे क्या हो रहा है आपतित हो रहा है, और सतह पर आपतित होने वाले किरण को क्या कहते हैं आपतित किरण कहते हैं।
आई होप आपको आपतित किरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्या हमारा सेकंड नंबर है, अपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिखे हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में क्यों क्या है हमारा आपतन बिंदु, क्या बोल रहा है, जिस आपतित किरण जैसा कि हम जानते हैं कि आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर आती है, परंतु वो आती है तो किसी पॉइंट पे आएगी, किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर रुकेगी, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो चलिए अब चित्र में भी देख लेते हैं कौन हमारा आपतन बिंदु है। परिभाषा क्या बोला था हमारा, डेफिनेशन में था आपतित किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण, जिस पारदर्शी माध्यम को, दोनों पारदर्शी माध्यम को, एक माध्यम विरल और एक माध्यम सघन हो गया, अलग करने वाली सतह एक्स वाई क्या हो गया हमारा अलग करने वाली सतह हो गया, उस पर आपतित होती है, उसकी जिस बिंदु पर आपतित होती है, यहाँ आपतित हो जाए, यहाँ आपतित हो जाए, कहीं पर भी आपतित हो जाए, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, सतह पर कहीं पर भी आपतित होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आपतित हो रही है, तो ये बिंदु क्या है हमारा, इसका नाम हमने दे रखा है, इसका नाम हमारा क्यू है। तो क्यू क्या हो गया हमारा, क्यू हो गया हमारा आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है वो होता है हमारा आपतन बिंदु। ऐसा तो हमने प्रकाश के परिवर्तन में भी इन सभी चीज़ों का डेफिनेशन दे रखा है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें क्या है, इसमें दो माध्यम है, उसमें एक ही माध्यम था, इसमें दो माध्यम है, उसमें परिवर्तित हो रहा था तो परिवर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित हो रहा है तो अपवर्तित किरण है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को इस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र में N1 Q N2 क्या है, अभिलंब है। मान लीजिए कि कोई हमारा सतह है, इसके बिंदु पर, किसी बिंदु पर, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, इस पर क्या कीजिए, एक लंब रेखा खींच दीजिए, तो इसी लंब रेखा को क्या कहते हैं हम, अभिलंब कहते हैं। अगर इसका नाम अगर PQ होता तो इसे हम PQ दे देते हैं, अगर QR होता तो हम QR दे देते हैं। तो इसमें क्या बोला है, N1 Q N2 क्या हमारा अभिलंब है। तो चलिए चित्र में भी इसे देखते हैं, ये हमारा अभिलंब कहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सतह है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर हमारा क्या हुआ, अभिलंब खींचा हुआ है, ये कुछ नीचे की ओर खींचा, जरूरी नहीं आप अभिलंब ऐसे खींच सकते हैं, आप अभिलंब को नीचे की ओर भी ला सकते हैं, या ऐसे अगर आप अभिलंब खींचे तो यहाँ भी ला सकते हैं, नीचे से खींचे तो आप इसे ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं। परंतु हमें क्या, हमें 90 डिग्री बनने से मतलब है, हमारा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, हमारा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री बनने से मतलब है 90 डिग्री बन गया तो अभिलंब है, तो हमारे नीचे से अभिलंब आ रहा है। अगर हमने एक पूरी रेखा को अभिलंब दिया है, तो मान लीजिए हमारा P है, Q है, ये हमारा R है, तो PQR क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब हो गया। परंतु यहाँ पर हमने नाम दे रखा है N1 Q N2, तो N1 Q N2 क्या है हमारा अभिलंब है। तो आई होप आपको अभिलंब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है हमारा अपवर्तित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए, अब जैसा कि आपने परिवर्तित किरण क्या बोलता है, जो परिवर्तित होकर लौटता है उसे हम परिवर्तित किरण कहते हैं, और अपवर्तित में भी हमारा यही है, जो अपवर्तित होकर लौटे उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। बस इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, इसमें बस थोड़ा ही चेंज है। देखिए डिफिनेशन में कोई पढ़ते हैं, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाते हुए प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि हमारे दो माध्यम है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इधर से आया तो इधर गया तो ये अपवर्तित हो गया, इधर से आया इधर गया तो ये हमारा अपवर्तित हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम चेंज हो जाना चाहिए, अगर माध्यम चेंज करके हमारा प्रकाश चला गया तो वो हमारा अपवर्तित किरण हो गया। चित्र में QR क्या है, हमारा अपवर्तित किरण है। चलिए अब हम चित्र को देखते हैं और ढूंढते हैं कि हमारा अपवर्तित किरण कहाँ है। क्या बताया, दूसरे माध्यम में मोड़कर, देखिए एक माध्यम जैसे कि विरल माध्यम प्रकाश आया और दूसरा माध्यम सघन माध्यम क्या हो गया, मुड़ गया, तो इस किरण क्या कहते हैं, हम इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। QR नाम दे रखा है हमने Q और ये R, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, हमारा अपवर्तित किरण हो गया। अगला है हमारा, अगला टॉपिक है आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आइए आपको आपतन कोण देख लेते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। चित्र में N1 Q P आपतन कोण है। आपतन कोण किसे डिनोट करते हैं, कोण I से हम आपतन कोण को डिनोट करते हैं। तो चलिए फिगर में भी आपतन कोण को देखते हैं, आपतन कोण हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोला है डेफिनेशन में, आपतित किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण, और ये हो गया हमारा अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है यही क्या हो गया, हमारा आपतन कोण है। इसे हमें किससे डिनोट करना है, इसे हमें I से डिनोट किया हुआ है। क्या बोला है, PQN1 इसका नाम है, तो हम इसके नाम को भी रख सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा आपतन कोण हो गया।
अगला टॉपिक है हमारा आपतन आपतन कोण किसे कहते हैं। पहले में हमने प्रकाश के परिवर्तन में क्या पढ़ रहे थे हम, परिवर्तन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का क्या होता है, परिवर्तित हो रहा था। परंतु इसमें क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित हो रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, हमारा अपवर्तन कोण बनेगा। तो चलिए डिफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि अपवर्तन कोण हमारा कहाँ बनता है। अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, यानी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच हमारा जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। चित्र में N2 की वर्ग क्या अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण किसको किससे सूचित करते हैं, R द्वारा सूचित करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपवर्तन कोण हमारा चित्र में कहाँ है। जैसा कि हमारा क्या था डिफिनेशन में, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये जो हमारा कोण बन रहा है इसलिए को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसे कि इसे R से डिनोट किया तो यहाँ पर R से डिनोट किया गया है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करें तो आपको क्या करना है, बस इस फिगर को बनाना है। फिगर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपवर्तन के नियम से हम जानते हैं कि एक माध्यम दूसरे माध्यम जाएगा, तो यहाँ पर एक माध्यम को अलग करने वाला सतह हो गया, यहाँ पर या विरल होगा, अगर माध्यम नहीं लिखे तो विरल, और यहाँ पर आप सघन लिख लीजिए। ये हमारा दो माध्यम हो गया, प्रकाश आया और परिवर्तित हो गया, थोड़ा इधर टेढ़ा कर दीजिएगा, ये हो गया हमारा अभिलंब। बस इतना ही आपको कर दें, यह हो गया परिवर्तक सतह या आपतित किरण या अपवर्तित किरण या विलंब या आपतन कोण या अपवर्तन कोण, बस इसी को डिनोट कर देना है। और इस फिगर को बनाकर सभी टॉपिक को बारी बारी से व्याख्या कर देना। आप नामकरण कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का भी नाम बदल दें। आपतन कोण में आई ही होगा और अपवर्तन हमेशा आर ही होगा। बाकी अब एक्स वाई जेड, ये सो जो हमारा एक्स है, ये वाई है, ये पी है, N1 है, इसकी जगह आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। आपको फिगर बनाना है और सभी टॉपिक का डिफाइन कर देना है। बस इस प्रकार हम अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप बस यही काम कीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला हो गया हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन की व्याख्या पढ़े, अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन के बारे में हर चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि हमारा आज के क्लास में अपवर्तन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। आगे के टॉपिक में अपवर्तनांक के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग से डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बस एक ही में मिला जुला कर पढ़ा देना है, सभी टॉपिक को हमने अलग कर रखे हैं। एक क्लास में अपवर्तन चलेगा, एक क्लास बाई क्लास आपको सभी टॉपिक को हम डिफाइन कर अच्छे से समझाने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, ताकि सभी पढ़ें और सभी साथ में अच्छे से आगे बढ़ें। तो सब जैसा कि हम बात करते हैं अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों या सभी एक ही तल में होते हैं। तो देखिए कैसे, हम फिगर के थ्रू भी जान लेते हैं कि कैसे एक ही तल में होते हैं। फिगर के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, इसलिए हम फिगर के थ्रू भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आगे भी हम सभी चीज़ों में फिगर लाएंगे ताकि आपको चित्र सहित अच्छे से समझ में आ जाए। चित्र सहित क्या होता है, चित्र सहित में ऐसा होता है कि बच्चों के माइंड में क्या होता है, चित्र बैठ जाता है। आप कहीं पर भी आपने मैथ में भी देखा होगा, मैथ में भी आप पढ़िएगा, या साइंस में भी, फिजिक्स में भी आपको क्या होता है कि सूत्र को सिद्ध करना होता है। तो सूत्र को सिद्ध करने के लिए क्या होता है, मेन हमारा होता है फिगर। अगर हमारा फिगर बन जाए, चित्र बन जाए, तो चित्र में से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से उस चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट है। तो चित्र से सब बच्चों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए अब हम चित्र में देखते हैं क्या हमारे ये तीनों एक ही तल में है। आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर में जैसा कि डिफिनेशन में पढ़ा था कि आपतित किरण ये होगा मैम आपतित किरण, ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण, ये होगा हमारा अविलंब। तीनों क्या एक ही जगह पर है, एक ही तल में हमारा तीनों बिंदु हैं। ये हो गया हमारा प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन को दूसरे नियम को भी पढ़ते हैं कि दूसरा नियम क्या कर रहा है। दूसरा नियम कह रहा है हमारा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष वर्ण, जैसा कि प्रकाश में हम जानते हैं, प्रकाश में हमारे कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, वैजानी अपिनाला या विजिबल। ये याद करने का तरीका होता है। आगे क्लास में हम प्रकाश के आपको 7 रंग की व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में प्रकाश के 7 रंग की व्याख्या, या प्रिज्म में भी हम आपको प्रकाश के 7 रंग की व्याख्या करेंगे। तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, अभी के लिए इतना ही जानिए। प्रकाश हमारे 7 रंगों से मिलकर बना है। इसमें से क्या कह रहा है, किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी कि कोई भी एक रंग के लिए क्या होता है, आपतन कोण की ज्या में साइन, ज्या में क्या होता है साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण है तो आई हो जाएगा, और अपवर्तन कोण है तो साइन तो हमारा होगा, क्योंकि साइन क्या होता है ज्या के लिए होता है।
साइन हमारा ज्या के लिए होता है, साइन का हिंदी हमारा ज्या होता है। तो साइन अपवर्तन है तो आर हो जाएगा। साइन आर का अनुपात यानी कि साइन आई बाई साइन आर का अनुपात क्या होता है, उन दोनों माध्यमों के लिए यानी कि सरल और विरल माध्यम के लिए क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अगर आपको दे दे स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है कि प्रकाश के दूसरे नियम को, बस आपको जो दूसरा नियम बोलता है, जो दूसरा नियम लिखा है, जैसा कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए कि उन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। बस आपको इसी चीज़ को लिख देना है। ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको उस दूसरे नियम को बताना है कि दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। तो क्या होता है, नियतांक होता है। देखिए आगे आगे आपको क्या लिखना है, यदि आपतन कोण आई हो, आपतन कोण तो क्या होता है हमारा आई होता है, और अपवर्तन कोण आई आर हो, तो नियम अनुसार अपवर्तन को किससे सूचित करते हैं, एन या म्यू द्वारा सूचित करते हैं हम। साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि आपतन कोण आई है और आपतन कोण की ज्या बोला है तो साइन तो हमारा होना ही है। अपवर्तन कोण की ज्या बोला है तो साइन है, और अपवर्तन है तो आर है। उन दोनों क्या बोला है, अनुपात है, तो हमने अनुपात कर दिया। तो एन होता है अपवर्तन, इन अपवर्तन को हम एन या म्यू भी कहते हैं। अगर आपको एन दिया है, N1 N2 ऐसे अपवर्तन या अपवर्तनांक होता है, तो अगर आपको कहेंगे एन या म्यू, इसे एन एन कहीं भी लिखा रहता है, कहेंगे म्यू भी लिखा रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, इस अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। जहाँ एन क्या है, एन या म्यू क्या है, हमारा नियतांक है। जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया कि ये नियतांक है, नियतांक या स्थिरांक है। तो आई होप आपको अपवर्तन के दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला नियम क्या बोल रहा है, पहला नियम बोल रहा है हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपने देख लिया कि तीनों एक ही तल में है। और दूसरा क्या बोला है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए यानी किसी भी एक रंग के लिए, प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनाता है, 7 है, जिसमें से किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या में साइन और आपतन कोण तो आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उन माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियतांक को हम एक नियतांक भी बोलता है, या अपवर्तनांक या स्थिरांक भी कहता है। तो अपवर्तनांक को हम किससे सूचित करते हैं, एन या म्यू से सूचित करते हैं। यहाँ बस इतना जानिए, आगे क्लास में हम अपवर्तनांक से जुड़ी सभी टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे कि अपवर्तनांक होता है क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। इतना इतना आज बस इतना जानिए, या फिर इतना जानिए कि अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं, हम एन या म्यू द्वारा सूचित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेकंड नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अगर हमने आपतन कोण को आई और अपवर्तन कोण को आर माना है, तो हमने देखा कि सूत्र के अनुसार क्या हुआ, अपवर्तनांक कहीं पर भी अपवर्तनांक भी लिख देगा तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपवर्तनांक बराबर स्थिरांक बराबर या नियतांक बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। साइन आई बाई साइन आर तो हमेशा ही होगा साइन आई बाई साइन आर, जहाँ एन क्या हमारा नियतांक है। तो ये होते हैं हमारे अपवर्तन के नियम। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में पूछ देता है कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं। तो आपको बस इतना इन्हीं चीज़ों को मैं क्लियर कर दे रही हूँ। आपको बस एकदम हूबहू इसी चीज़ को लिख देना है। अगर आपको नोट्स बनाने में भी तकलीफ हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाना है आपको, ऑनलाइन एजुकेशन जोन आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ उसमें जुड़ जाइए और आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के PDF मिलते रहेंगे। वहाँ पर साइंस के PDF, SST, हिंदी सभी सब्जेक्ट के PDF मिलेंगे। 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के आपको PDF मिलेंगे, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो, आपको बना बनाया नोट्स मिल सके, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन का कारण क्या है। अभी तक तो हम अपवर्तन के बारे में पढ़ते आ रहे, अपवर्तन क्या है, इसका नियम क्या है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन का कारण क्या है, कैसे हमारा अपवर्तन होता है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, यानी कि अपने माध्यम को बदलती है, जैसे कि हमने बताया हवा से जल में या जल से कांच में, क्या होना चाहिए, माध्यम चेंज होना चाहिए, ना कि एक ही माध्यम में गमन करना चाहिए। तो उसका क्या होता है, वेग बदल जाता है। क्यों क्यों वेग क्यों बदलता है, क्योंकि हमने बताया कि हवा और जल में गमन कराएंगे, हवा से जल में, तो हवा विरल है, उसमें वेग अधिक होगा। जल क्या है, सघन है, तो वेग कम होगा। या आप जल से हवा में कराइए तो जल क्या है, सघन है तो कम होगा।
और हवा विरल तो वेग अधिक हो जाएगा। आपने देखा कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम, इसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, गमन करने की दिशा भी बदल जाती है। दिशा कैसे बदलती है अभी पहले हमने बताया, इसलिए हमने पहले उसके टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया ताकि आप अपवर्तन के कारण को अच्छे से समझ सकें। वेग तो बदलता है, हमने दिखा दिया। दिशा कैसे बदलता है, दिशा हमारा अविलंब से दूर हट जाता है, अविलंब की ओर आ जाता है, ये सब तो हमने अभी तुरंत पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए हमारा प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे गमन कर रहा है, तो वो हमारा ऐसे ही जाना चाहिए, परंतु ऐसे से वो हमारा ऐसे हो जाता है। तो उसमें हम क्या देखा कि दिशा बदल रहा है, तो दिशा बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। बस प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दो कारण थे, वेग बदल जाता है और उसकी दिशा भी बदल जाती है, जिस कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आइए और कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, ये भी नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं कहीं मैं आपको नोट्स देखिए, मैं आपको नोट्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताती रहूँगी ताकि आपको नोट्स से ही आप अच्छे से याद कर लें। नोट्स से ही समझने से मतलब है कहीं से भी समझ जाए। देखिए पहला नोट्स हो गया हमारा, इस सब नोट्स को आप प्लीज़ गौर से पढ़ते रहिए क्योंकि नोट्स में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न छुपे हुए हैं। किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए कोई भी निश्चित रंग, एक रंग या तो बैंगनी होना चाहिए या तो हरा होना चाहिए, ना कि मिक्सिंग होना चाहिए। किसी एक रंग के प्रकाश के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति माध्यम बदलने से नहीं बदलती है। उसकी आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। और सेकंड नंबर हो गया, जब कोई निश्चित रंग की प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तब उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य माध्यम बदलने से बदल जाती है। क्या होता है, हमें क्या देखने को मिला, हमने देखा कि चाल बदल गया, वेग तो बदल ही जाता है ना, और तरंगदैर्घ्य भी बदल गया, परंतु उसका आवृत्ति क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यह कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किस चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा तरंगदैर्घ्य, चाल, वेग, आवृत्ति, ये सब दे देगा था, परंतु आप तो जानते हैं कि आवृत्ति में चेंज नहीं होता है। तो आपको अगर मालूम रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा, अगर आप जानेंगे ही नहीं कि किस में चेंज होता है तो बनाएंगे क्या। तो इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आते रहेंगे ताकि आप उसमें से छुपे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पहचान पाए। जैसे कि हम बात करते हैं कि आवृत्ति नहीं बदलती है, तो सबसे पहले जानेंगे कि आवृत्ति होता क्या है। आवृत्ति की तो बात कर दिया, परंतु इसने हमें आवृत्ति तो बताया ही नहीं, तो चलिए अब जान लेते हैं आवृत्ति है क्या है। देखिए कोई भी आवृत्ति घटना या कोई भी घटना इकाई समय में, यानी कि थोड़ा समय में, छोटा समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यानी कि जैसे मान लीजिए कि छत से हमारा क्या हो रहा है, पत्थर गिर रहा है, या मान लीजिए कि छत पे हमारा बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, एक एक करके गिर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम बहुत सारे बागीचे में फूल लगे हुए हैं, ठीक, फूल लगे हैं, उसमें से क्या होता है, हम एक एक फूलों को तोड़ते हैं। तो हम थोड़े समय में, यानी कि हम घंटे भर से फूल तोड़ रहे हैं, तो हम थोड़े समय में जितने फूलों को, उस फूलों को हम तोड़ रहे हैं, तो एक बार में जितना बार तोड़ते हैं उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति तोड़ते हैं, मान आवृत्ति बोलते हैं। ऐसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आवृत्ति के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। यहाँ पर हमने छोटे में आपको शॉर्ट में समझा दिया, आपको अच्छे से दोबारा से याद करवा दिया कि इकाई समय में घटित घटना की संख्या को, या घटित घटना जितनी बार घटित होती है उसे काउंट कर लेना है, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवृत्ति है क्या। तो डियर फ्रेंड, कैसा लगा आपको हमारा क्लास। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज क्लास में हमने अपवर्तन से जुड़े रिलेटिव टॉपिक को पढ़ा। आगे क्लास में हम किसी एक टॉपिक को लेकर आएंगे, उससे रिलेटिव जितने भी आपको अन्य विषय हैं, अन्य टॉपिक है, या कितने भी ऑब्जेक्टिव है, वो आपको एक ही बार में समझाएंगे ताकि आपको एक टॉपिक ले और उसके बारे में अच्छे से समझ लें, उसके 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 बारे में, उसका डिफिनेशन, उसके कारण, इस सब चीज़ों को एक बार में आपको समझाते रहेंगे ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ने बैठे तो एक बार में ही उस टॉपिक को स्टार्ट करें और जल्दी से उस टॉपिक को फिनिश भी कर दें। तो आई होप आपको आज का हमारा क्लास समझ में आ रहा होगा, अपवर्तन के बारे में सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप, जैसा कि हमने बताया, कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जाना है, ऑनलाइन एजुकेशन जोन को सर्च करना है। जैसा कि हमारे चैनल का प्रोफाइल पिक्चर है, आपको वैसा ही कुछ पिक्चर दिखाई देगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और आपको वहीं से सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल सकते हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे से अच्छा नंबर लाएँ।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का हमारा यह क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आगे क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आते रहें। आगे की सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सभी ज्वाइन होके सभी साथ में पढ़िए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना है।